नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में पहली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान के सामान्य परिचय, राजस्थान भूगोल के सामान्य परिचय के टॉपिक के कुछ अंश, जिसमें हमने राजस्थान की स्थिति ग्लोब में क्या है, महाद्वीप में क्या है। थोड़ा मैं इसकी पुनरावृत्ति कर देता हूँ। ये अपना ग्लोब है, इसको दो भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा, इसी रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ये रेखा ग्रीनविच रेखा। अब देखिए, इस भूमध्य रेखा है वो दो समान भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ग्रीनविच रेखा पूरे धरातल को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो हमने पढ़ा था कि ग्लोब में जो भारत है या अपने राजस्थान है वो किस दिशा में है, तो ग्लोब के अंदर इसकी दिशा बनती है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। फिर महाद्वीप में ये अपना एशिया महाद्वीप हमने बताया था। एशिया महाद्वीप में ये भारत है और भारत के अंदर ये अपना राजस्थान है। तो राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप में हो गई दक्षिण पश्चिम दिशा में। इससे आगे की अपनी बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में कहाँ होगी। तो ये मान लीजिए भारत है और अपना राजस्थान कहाँ है, ये अपना राजस्थान है। तो इस भारत को अगर अपने डिवाइड करें इस प्रकार से, तो राजस्थान की स्थिति क्या बनती है, उत्तरी दिशा, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो ये क्या हो जाएगा, राजस्थान की स्थिति क्या होगी, उत्तर और पश्चिम। यानी भारत के अंदर राजस्थान है वो उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। ये तो था राजस्थान की स्थिति ग्लोब में, महाद्वीप में और भारत देश में। अब देखिए, इस भूमध्य रेखा को एक और नाम से भी जानते हैं, बताया जैसा कि विषुवत रेखा। इसके अलावा इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ग्रीनविच रेखा को भी जानते हैं, यानी ये रेखा है, इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब क्या है देशांतर और अक्षांश? अक्षांश और देशांतर क्या है, इसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं अपने अक्षांश रेखा। ग्लोब के अंदर बिल्कुल मध्य में भूमध्य रेखा, इसी को ही कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या है अक्षांश रेखा? भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ध्यान दीजिए, यहाँ वर्ड यूज हुआ है समानांतर। प्रत्येक रेखा के बीच की दूरी है वो समान होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब देखिए, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 0 डिग्री। इसके बाद में जैसे जैसे ऊपर चलते हैं 1 2 3 1 2 3 करते करते 90
रेखाएं। इसी प्रकार 1 2 3 4 करते करते 90, यानी एक 0 डिग्री वाली, 0 से ऊपर 90 और 0 से नीचे 90। तो 0 डिग्री वाली होगी 1, फिर 90, फिर 90, यानी 181। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात, अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। क्यों? क्योंकि दो 90 डिग्री और 90 डिग्री ये बिंदु के रूप में हैं, दोनों ध्रुव हैं। कौन सा? उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। यदि इन ध्रुवों को रेखा माना जाए तो संख्या इसकी हो जाएगी 181, लेकिन इन ध्रुवों को बिंदु माना जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 179, 179। इसके बाद में बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये है 111 किलोमीटर। प्रत्येक दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है इस प्रकार से, वो होती है 111 किलोमीटर। अब बीच के भाग को, अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को यानी मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध। फिर अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति यानी लोकेशन बताने के काम में आती है। अक्षांश रेखाएं स्थिति यानी लोकेशन बताने के काम में आती है। जैसे अपने देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर जिला, तहसील, किसी विशेष गांव, ये सारा अपना पता लगा सकते हैं अक्षांश रेखाओं से। अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं से अपने किसी भी स्थान की स्थिति पता लगा सकते हैं। दूसरा, अक्षांश रेखाओं से जलवायु निर्धारण भी होता है। अब आप सोचेंगे कि जलवायु निर्धारण में अक्षांश रेखाओं की क्या भूमिका है, तो अपने समझते हैं एक डायग्राम से। वापस अपने देते हैं ग्लोब, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तर में 23.5 डिग्री में कर्क रेखा स्थित है। कर्क रेखा उत्तर में 66.5 डिग्री यहां है आर्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री यहां है उत्तरी ध्रुव। दक्षिण में देखिए 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तर के अंदर अंटार्कटिका वृत्त है। अंटार्कटिका वृत्त है। और 90 डिग्री बिल्कुल नीचे, 90 डिग्री दक्षिण के अंदर दक्षिणी ध्रुव स्थित है। तो जलवायु में किस प्रकार ये भूमिका निभाती है? ये भूमध्य रेखा है। यहाँ सूर्य सबसे ज़्यादा लंबवत भूमध्य रेखा पर, या यूं कहें कि सबसे ज़्यादा सूर्य भूमध्य रेखा पर टिकता है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो अधिक तापमान होगा। अधिक तापमान होने से यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म होगी। तो इसको अपन उष्णकटिबंध के अंदर शामिल करते हैं। उष्णकटिबंध कौन सा? अक्षांश रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में पूरा एरिया। इसके बाद में
उत्तर में कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त तक ये जो भाग है, और दक्षिण में मकर रेखा से लेके अंटार्कटिक वृत्त तक जो भाग है, इस भाग में तापमान औसतन 20 डिग्री से निम्न रहता है, और इस की जो जलवायु है वो है उपोष्ण कटिबंध। इसके बाद में अपने बात करते हैं उत्तर में 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त से लेके उत्तरी ध्रुव तक, दक्षिण में 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक। यहाँ वर्ष पर्यंत तापमान औसतन कम रहता है। तो यहाँ की जो जलवायु है इसमें 10 डिग्री से भी नीचे, यानी वर्ष में 8 माह से अधिक समय में 10 डिग्री से भी औसत तापमान कम रहता है। तो यहाँ का जो है वो शीत कटिबंध। इस एरिया को शीत कटिबंध के रूप में शामिल किया जाता है। ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों में वर्ष पर्यंत बर्फ जमी रहती है, और ध्रुवों पर 6 माह के दिन और 6 माह की रात होती है। तो वापस ये जो भाग उष्ण कटिबंध, ये उपोष्ण या शीतोष्ण जिसको बोल सकते हैं शीतोष्ण, और ये शीत कटिबंध। तो ये है अक्षांश रेखाओं का जलवायु निर्धारण में भूमिका। तो अपने अक्षांश रेखा को एक बार पुनः रिपीट करते हैं। अक्षांश रेखाएं किसको बोलते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जो समांतर काल्पनिक रेखाएं हैं उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। यदि बिंदुओं को यानी ध्रुवों को रेखा के रूप में शामिल करें तो इसकी संख्या हो सकती है 181। बीच की दूरी 111 किलोमीटर, और जो बीच के क्षेत्र हैं इसको बोलते हैं कटिबंध। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी भी क्षेत्र की लोकेशन स्थिति जानने के लिए या जलवायु निर्धारण में। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं देशांतर।